तो आप जाएंगे कम्युनिटी में, ठीक है, जो आप टॉप पे 3 देख रहे हो ना, 3 टैब्स, उसमें से सेंटर वाली टैब कम्युनिटी, कम्युनिटी से आप जाओगे एम्पावर एजुकेशन, एम्पावर एजुकेशन में आपने एजुकेशन प्रोग्राम में जाना है। एजुकेशन प्रोग्राम में आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है, मीट एन एक्सपर्ट वगैरह अगर आप ये को गाइडेंस लेना चाहें ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रही है कि गेट 24 मंथ्स ऑफ अनलिमिटेड एक्सेस टू ओडो ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, और ये फ्री है और इसमें मैक्सिमम बेसिकली आपको वो एक्सेस देता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के पास, आप देखें ये 2 साल तक आपके पास रहेगा, इसमें आप अपने ट्रांजैक्शंस, क्रिएशन, टेस्टिंग, प्रैक्टिसेस सब कर सकते हैं। इवन कि आप इसमें ओडो स्टूडियो यूज कर सकते हैं। आपने इस पे क्लिक किया तो आपको एक नए पेज पे ले आया। अगर नए पेज पे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो नीचे वो आपको कहता है गेट स्टार्टेड में बिल्ड अ कोर्स। नॉर्मली वो कहता है कि एज अ टीचर आप इसको यूज करना चाह रहे हैं, कोर्स है उसको पब्लिश करना चाह रहे हैं, या एज ए स्टूडेंट किसी का दूसरा कोर्स यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप बिल्ड अ कोर्स पे क्लिक करें, सेटअप अ न्यू डेटाबेस। यहाँ से फिर आप ऐप सेलेक्ट करें, ठीक है। अब 2 3 4 जो ऐप सेलेक्ट करें, बाकी आप बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऐप सेलेक्ट करके आप जाएं कंटिन्यू के ऊपर, कोशिश करें कि आप लोग अकाउंटिंग प्रोजेक्ट वगैरह, क्योंकि कल मुझे सीआरएम और सीएस वगैरह में मसला फील हुआ है, कोई उसने क्रिएट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे अपनी डिटेल्स दें, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि इस डिटेल में यहाँ पे उसने ईडीयू साथ ऐड कर दिया आपकी डेटाबेस पे। आज हम इस लिंक को भी बेसिकली डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और कैसे क्रिएट होता है। जी, तो जिस सॉरी जिस चीज ने अभी क्रिएट नहीं किया वो क्रिएट कर ले, और जो कर चुके हैं वो थोड़ा सा बता दें। जैन आपने कर लिया क्रिएट? कंपनी नेम में आप अपनी मर्जी की कंपनी का कोई भी नेम दे सकते हैं, वो कम से कम ऑलराइट। तो अभी मुझे बताएं किस किसने क्रिएट किया है। मुदस्सिर आप कर चुके हो, जैन आपने नहीं की है। हुमा मोहसिन आप बताएंगे आपने कोई टेस्ट लॉगिन सर्वर पे क्रिएट किया अपने लिए प्रैक्टिस सर्वर? जैन मुस्तफा आई डिड नॉट क्रिएट ड्यू टू लैपटॉप इशू। ओके, तो आप जब अब आएंगे लॉगिन करेंगे, आप लॉगिन करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाली स्क्रीन अपीयर हो रही होगी, ठीक है। मगर उसके ऊपर आप लोगों के पास यहाँ पे मेंशन कर रहा होगा कि आप लोग आपकी डेटाबेस जो है ना वो अभी एक्टिवेट नहीं है, तो इसको एक्टिव कर लें। आप रेलिवेंट ईमेल अकाउंट में जाएं, वहां जाके आपको ईमेल आई होगी ऑटो ऑनलाइन की तरफ से। आप अपनी डेटाबेस को सबसे पहले करें, डेटाबेस को एक्टिवेट करें, क्योंकि अगर विद इन 3 आवर्स आपने एक्टिवेट नहीं ना किया तो वो इसको कैंसिल कर देगा, रजिस्ट्रेशन को, डेटाबेस को ब्लॉक कर देगा। कंपनी क्रिएट करनी मैं समझा। अभी तो हम बेसिकली एक प्रैक्टिस प्रैक्टिस सर्वर की क्रिएशन कर रहे हैं ना, तो हुमा वो आप कर चुकी हैं, क्योंकि अभी हमने कंपनी क्रिएशन नहीं की। ऑलराइट, जस्ट होल्ड ऑन। तो जिस जिसने अपनी डेटाबेस को एक्टिवेट कर लिया है, ठीक है, तो वो काइंडली यहाँ पे बता दे, क्योंकि आज मेरी कोशिश है कि आप लोग पैरेलल प्रैक्टिस करें मेरे साथ। जी, मॉड्यूल शो हो रहे हैं और ऊपर उसके ऊपर आ रहा है कि आपकी अभी पेंडिंग है जो एक्टिवेशन, टॉप पे बता रहा होता है मॉड्यूल्स के ऊपर है। मॉड्यूल जो एप्स है उनके टॉप पे बता रहा होता है कि आपकी अभी पेंडिंग है एक्टिवेशन।
ओके, तो हो सकता है फिर आपने ऑलरेडी एक्टिवेट की हो अपनी डेटाबेस। ओके, ऑलराइट। आप नया भी क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि अब वैसे मेरे पास भी ये 16 वर्जन ही चल रहा है। अभी जो नए क्रिएट हो रहे हैं ना, जो आप अब करोगे वो 17 पे आएगा, उसका लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये। जो मैं आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं ना, ये 16 है, ओडो 16 है। जो आपके पास क्रिएट हुआ होगा वो ओडो 17 पे होगा, और वो लेटेस्ट है। जी हुसैन, एक्टिवेट कर लिया आप लोगों ने? जी कर रहा हूँ मैं। और जो आप लोगों के टॉप पे आ रहा है उसका ब्राउजर का जो ब्राउजर में जो आपका एड्रेस आ रहा है ना प्रैक्टिस सर्वर का, आपने वो एड्रेस यहाँ चैट पे मेंशन करना है कि कौन सा है। जैसे मैं अपना यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मेरे पास आ रहा है। तो उसका इनिशियल नेम बता देता हूँ। जी, क्योंकि ये सिस्टम ऑनलाइन है, वेब ब्राउजर पे आप इसको यूज कर रहे होते हैं, तो आप देखेंगे ये आपको ना एक एड्रेस जो है वो क्रिएट कर देता है। ठीक है, खुद ब खुद क्रिएट कर देता है। जैसे आप मैंने जो भी मैसेज किया इसमें आपने देखे कि उसने साथ ईडीयू, ईडीयू का मतलब है जो डेटाबेस आपने क्रिएट की है फॉर एजुकेशन पर्पस क्रिएट की है। ठीक है, तो एडीयू स्टिमफर्ड वन, क्योंकि एक स्टिमफर्ड के नाम से भी है तो उसने उसको खुद ही नाम दिया स्टिमफर्ड वन डॉट ओडो डॉट कॉम। तो इसका मतलब है कि इसने एक सब डोमेन ओडो डॉट कॉम पे क्रिएट की है, जिस पे ठीक है मुझे कोई इसमें उसने बेसिकली अपनी डोमेन के ऊपर मुझे एक होस्टिंग लिंक दे दिया है। ठीक है, इस तरह अगर देखो सैनोली ने जो क्रिएट किया है उन्होंने भी एजुकेशन में edu, ठीक है, डैश रिपोस्ट bs.odo.com। तो ये बेसिकली ओडो की डोमेन के ऊपर इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ऐसे ही यूज करना चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मगर बहुत सारी कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि हम अपनी वेबसाइट भी मैनेज कर रहे हैं साथ, तो हम बेसिकली इसको थ्रू देयर वेबसाइट इसको मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप स्टिमफर्ड को देखो, तो स्टिमफर्ड डॉट कॉम, जब मैं स्टिमफर्ड डॉट कॉम पे आता हूँ तो बेसिकली स्टिमफर्ड ओडो पे ही क्रिएट की गई एक डेटाबेस है। ठीक है, मैं आपको व्यू करवाता हूँ। मैं सिर्फ लिखता हूँ अपने पास स्टिमफर्ड डॉट कॉम, जो कि हमारी वेबसाइट है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने ये स्टिमफर्ड की वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, ये वेबसाइट जो है ये बेसिकली हमने डिजाइन की है ओडो में। अच्छा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि अब यहाँ पे जो इसका एड्रेस है वो स्टिमफर्ड डॉट कॉम है, हालांकि आप लोगों के पास जो लिंक आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है आपके पास साथ.odu.com। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ये क्रिएशन की थी तो उसने मुझे भी साथ जो लिंक दिया था बेसिकली वो odo.com का ही लिंक दिया था साथ। ठीक है, मगर मैंने एक अपनी डोमेन बाई की। ठीक है, जो बेसिकली मुख्तलिफ डोमेन प्रोवाइडर्स हैं उनसे, तो हमने स्टिमफर्ड डॉट कॉम की डोमेन मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थी।
तो अब मैंने क्या किया कि मैंने जो ओडो की सब डोमेन थी उसको कन्वर्ट कर लिया steamford.com में। अब मैंने अगर जब भी अपने ईआरपी को यूज करना होता है, यानी जो मेरे पास ओडो का लाइसेंस है जो मैंने इसको यूज करना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं steamford.com पे जाता हूँ। तो अब देखिए ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरा नेम दे रहा है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे लॉग अभी आपकी डाटा वो सॉरी वेबसाइट नहीं बनी हुई इसलिए आपको यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, मगर जब आपने वेबसाइट का मॉड्यूल भी ऑन किया होगा ना तब आपको वो यहीं पे लेके आता है सबसे पहले। और जब मैंने ईआरपी में यहाँ से जंप इन करना है तो देखिए ये साइड पे ऑप्शन आ रही है, एक ऑडिटर की और एक ये जो बेसिकली 9 डॉट्स की उसने एक ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। ऑडिटर का मतलब है क्या आप अपनी वेबसाइट को एडिट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एडिटर पे क्लिक करूंगा तो ये वेबसाइट को एडिट मोड में ले जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन 9 डॉट्स पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे ईआरपी के अंदर ले जाएगा, ठीक है। मींस कि ये मुझे बेसिकली जो हमारे पास ओडो सॉरी steamford.com जो स्टीमफर्ड का ईआरपी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस्ड है तो ये वहां पे ले जाता है हमें, ठीक है। आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए कि कैसे बेसिकली हमने अपनी जो डोमेन थी, जो ओडो की सब डोमेन थी, उसको कन्वर्ट किया हमने अपनी मेन डोमेन पे, यानी अपनी मर्जी की डोमेन पे उसको कन्वर्ट किया। ये आपको बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि नॉर्मली जब लोगों ने वेबसाइट यूज नहीं करनी होती तो उनको इसमें प्रॉब्लम नहीं होती कि वो odo.com के साथ यूज करते रहे, ठीक है। जैसे अभी मुदस्सिर ने भी एक क्रिएट की है, मुदस्सिर शौकत ने, तो उन्होंने बताया, उन्होंने मेंशन किया edu.ms12.odo.com। इमाम मोहसिन की है एजुकेशन फॉर .odo.com, ठीक है। तो नॉर्मल आपने सिर्फ ईआरपी यूज करना हो तो आप इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप इस पे भी यूज कर सकते हैं। बट व्हाट इफ अगर आपने एजुकेशन 4 को आप अपनी वेबसाइट के तौर पे भी चलाना चाह रहे हैं साथ, ठीक है, फिर साथ अगर जब आप ओडो लिखेंगे ना तो नॉर्मली वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता, ठीक है। तो जैसे हमने भी जब शुरू में अपनी वेबसाइट डिजाइन की तो हमारे साथ भी steamford.odo.com आ रहा था, तो हम चाह रहे थे कि इसको सब डोमेन के बजाय हम अपने डोमेन पे लेके जाएं। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। सिंपली स्पीकिंग इसका बड़ा इजी वे है, मैं अभी डेटाबेस में जाऊंगा तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। मगर इसमें जो ज्यादा करने वाला काम वो यहाँ नहीं होता, वो बेसिकली जिससे आपने डोमेन बाई की, जैसे मैंने GoDaddy से एक डोमेन बाई की है ना, ठीक है, वहां पे जाके कर सकते हो, और ये आप ऑनलाइन वीडियो देख के बड़ी आसानी से कर सकते हो। आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। और आप देखें यहाँ पे फ्रंट एंड पे आपको वेबसाइट नजर आई, ठीक है। मैंने वेबसाइट पे दोबारा जाना है तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक किया तो ये मेरी वेबसाइट पे ले जाएगा मुझे, ठीक है। और मैं अगर यहाँ से ईआरपी में आना चाहूँ तो मैं सिंपली स्पीकिंग दोबारा उस पर क्लिक करूंगा तो मुझे मेरी ईआरपी में ले आएगा, ठीक है। तो एक ही जगह से अब यानी मेरे जितने भी यूजर्स हैं, ठीक है, उनके लिए एक ही वो लॉगिन है, जो वेब एड्रेस है दैट इज steamford.com पे वो जाते हैं, अपना लॉगिन यूज करते हैं, और हम वेबसाइट भी यूज कर रहे होते हैं, साथ साथ सिस्टम भी यूज कर रहे होते हैं। ओके, आगे बढ़े। अच्छा सर, ये वाला जो डोमेन है हमारा ईडीयू वाला, ये भी हम अपने डोमेन दूसरे कस्टमाइज डोमेन पे हम ट्रांसफर कर मतलब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? ईडीयू वाला नहीं कर सकते क्योंकि वो तो अच्छा एजुकेशन पर्पज के लिए है ना। ठीक। आप वही कर सकते हो जो आपने लाइसेंस लिया हो, और ठीक है। क्योंकि ये तो आपको ले जाने का फायदा ही नहीं होगा, आपने सिर्फ इसमें प्रैक्टिस ही करनी है। अच्छा, आप मेरे साथ साथ आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना। ये मेन स्क्रीन है, ठीक है, इसको हम होम स्क्रीन भी कहते हैं, कि जहाँ पे सबसे पहले आप इनिशियली जब लॉगिन करते हैं तो इस जगह पे लैंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो अपने पास एप्स या जिसको बेसिकली आप मॉड्यूल के, क्योंकि ओडोज को एप्स कहता है, तो एप्स जो इंस्टॉल की होती हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही होती हैं। और मैंने कल आपको बताया था कि कुछ एप्स ऐसी हैं जो ये बाय डिफॉल्ट लोड कर देता है, ठीक है। आप जब भी एक सिस्टम क्रिएट या डेटाबेस क्रिएट करते हैं कुछ एप्स ये बाय डिफॉल्ट कर देता है, वो आप ना भी करें खुद ब खुद आ जाती हैं, जैसे डिस्कस हो, कैलेंडर वगैरह की एप्स हो गई, ठीक है। ये सेटिंग्स हैं, ये एप्स हैं। अगर आपने और ऐप इसमें से इंस्टॉल करनी है तो सिंपली स्पीकिंग आप एप्स पे जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखते हैं कि आपकी लेफ्ट साइड पे वो एप्स की कैटेगरीज को ओपन कर देता है कि सेल्स की 9 है, सर्विस की 4 है, अकाउंटिंग यानी जो ग्रुपिंग है उसके मुताबिक एप्स की लिस्ट दे देता है।
आप यहाँ से उसको स्क्रॉल करके भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका जो व्यू है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे देखो मैंने लिस्ट व्यू में ले गया, ठीक है, ये मैंने कार्ड व्यू में ले आया, सॉरी कैनवन व्यू में ले आया, ठीक है। और जैसे ये बता रहा है कि टोटल 67 ऐप्स है यहाँ पे, और आप इनको सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से कोई एक ऐप, फॉर एग्जाम्पल स्टूडियो चाहिए मुझे, मैं उसको सर्च भी कर सकता हूँ, ठीक है, ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपने जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करनी है तो जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऐप है वो उन पे मेंशन होता है दिस आर इंस्टॉल्ड, और जो नहीं है उसके ऊपर इंस्टॉल का बटन जो है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो आप अपने पास अभी कोई एप्स इंस्टॉल करें, ठीक है, कोई एप्स अभी आप अपने पास इंस्टॉल करें, उसके बाद अनइंस्टॉल करें, मॉड्यूल की इन्फो जो बाकी इसमें फीचर्स है थोड़े से वो व्यू करें, और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे। ग्रेट। तो चूंकि ओडो का जो प्राइसिंग मॉडल है वो सिंगल लेयर के ऊपर है, ठीक है। सिंगल लेयर से मुराद ये है कि आपको वो ऐप बेस्ड प्राइसिंग नहीं कर रहा, तो इसलिए इसमें कोई ऐसी फिक्र वाली बात नहीं है। आप जितनी ऐप चाहे इंस्टॉल कर सकते हैं, जितनी चाहे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नहीं नहीं जैन आप सब ऐप्स पे कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है, और करो अभी चीजें, सिर्फ पूछे ना, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें, करके देखें। अब जो चाहे ऐप यूज करना चाहे कर सकते हैं। जी हुसैन। जी सर, ये इसमें हम डिफरेंट ऐप्स सब जब यूज़ करेंगे, अब इसमें जब डाटा आ जाएगा तो ये इसमें एजुकेशन में हम ये भी कर सकते हैं कि हम रिफ्रेश कर दें, बिल्कुल डाटा ज़ीरो कर दें, ये कर सकते हैं। या फिर एक बार हमने डाटा पुट करना शुरू कर दिया तो जैसे अकाउंटिंग या प्रोक्योरमेंट में कुछ हम एंट्री कर देते हैं तो शायद फ्री, उसके बाद अलाउ ना करें हमें इंस्टॉल करने के लिए वो ऐप। बेसिकली क्योंकि प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस में तो आप कर सकते हैं, मगर नॉर्मली जब उसमें डाटा मौजूद होता है ना तो वो कहता है कि आप सबसे पहले इसका बैकअप ले लें, ठीक है। ठीक। ऑलरेडी वैसे डाटा तो डाटाबेस के बैकअप में आ चुका होता है, तो प्रैक्टिस सर्वर में तो चैलेंज नहीं है। चैलेंज आता है जब हम उसको लाइव सर्वर पे काम कर रहे होते हैं। तो अगर तो आप प्रैक्टिस सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो ना, तो प्रैक्टिस सर्वर में आपने अगर एक डाटाबेस क्रिएट की है, उसमें डाटा वगैरह डाल दिया है, तो बजाय कि आप डाटा रिमूव करने के, वो कहता है आप नई डाटाबेस क्रिएट कर लो, वो लिमिट नहीं लगाता, ठीक है। अब जब चाहे आप नई डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। जी फाइन, यहाँ तक आगे बढ़े। अच्छा, नॉर्मली जब आपकी जो स्क्रीन है इस पे बहुत ज्यादा ऐप्स हो जाती हैं तो ऐप्स को फाइंड करना एक चैलेंज बन जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था ना कि ये सिस्टम बड़ा यूजर फ्रेंडली है। ये क्या करता है कि आप इस होम स्क्रीन पे किसी भी जगह पे आके ना उनको यानी क्लिक करें ब्लैक एरिया के ऊपर और कोई भी वर्ड लिखें, ठीक है। ए से लिखा तो ए से रिलेटेड जितनी ऐप्स हैं जिसमें ए मौजूद है, ठीक है, वो उसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। और इवन के उनके नीचे उसने जहां जहां पे बेसिकली जो वो ट्रांजेक्शन्स के फॉर्म है उनकी भी लिस्ट दे दी है, ठीक है। तो आप इनको यहाँ से भी देख सकते हैं। सेकंड, यानी आप किसी भी जगह गए, आपको प्लानिंग की ऐप चाहिए, आपने पीएल लिखा, ठीक है, प्लानिंग आ गई। एम्प्लॉय के बारे में एम्प्लॉय, अब देखिए नीचे प्लानिंग एनालिसिस पे जाना है, एम्प्लॉइज पे जाना है, क्योंकि पीएल एम्प्लॉइज में भी आ रहा है। तो जहां पे भी आप जाना चाहिए आप डायरेक्टली यहाँ से भी क्लिक करके वहां पे जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पे लिस्टिंग दिखा रहा है, एम्प्लॉइज लिस्टिंग। तो इसके अलावा आप बैक स्लैश क्लिक करें तो ऐसी सूरत में भी वो आपको जो बेसिकली लिस्ट है वो दिखा देता है, ताकि आप इसको सर्च कर लें क्विकली, ठीक है। आप बेसिकली स्क्रीन पे घूमते ही ना रहें, फाइंड ही ना करते रहें, आप क्विकली शॉर्टकट्स को भी यूज करके अपना जो एक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसकी भी प्रैक्टिस करें आप लोग प्लीज। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर मॉड्यूल की अपनी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि आपने जब उसको यूज करना है तो उसकी कुछ ना कुछ ऐसी सेटिंग्स आपको पहले करनी पड़ती है कि जिसकी बेस के ऊपर आप उसको यूज कर लो। तो इसी तरह एक तो हर मॉड्यूल की कॉन्फ़िगरेशंस है, एक बेसिकली पूरे ईआरपी की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जनरल सेटिंग्स या ग्लोबल सेटिंग्स। ग्लोबल सेटिंग्स से मुराद ये है कि इस पूरे ईआरपी में हो सकता है मल्टी कंपनीज भी इसको यूज कर रहे हो, तो इसकी सेटिंग,
तो यहाँ पे जो आपके पास सेटिंग का बटन आ रहा है, बेसिकली ये इसकी जनरल सेटिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, या इसकी ग्लोबल सेटिंग को रिप्रेजेंट करता है। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको सेटिंग्स में ले जाएगा, ठीक है, ईआरपी की सेटिंग्स में ले जाएगा। और ईआरपी की सेटिंग्स में आप देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ऊपर, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ से आप वापस जा सकते हैं जनरल सेटिंग्स, जिसमें ऑलरेडी आप इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक तीसरा बटन है यूजर्स का और कंपनीज का, ठीक है। अगर आपने यूजर्स की मैनेजमेंट करनी है तो वो आप इस पे क्लिक करके तो अपनी यूजर लिस्टिंग और उनकी मैनेजमेंट यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यूजर्स हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, इसलिए मैं इसको आज डिटेल में नहीं जा रहा। तो यहाँ पे आपके जितने यूजर से मुराद है जो बेसिकली आपके इस ईआरपी के रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, आप उनको मैनेज करोगे। और कंपनीज जो बेसिकली आप कंपनी सिस्टम में क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 कंपनीज क्रिएट हुई हैं, ठीक है, तो उनकी जो मैनेजमेंट है वो यहाँ से होती है, ठीक है। जो बेसिकली कंपनीज का सेटअप है वो आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये भी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज सिर्फ हम इसकी नेविगेशंस वगैरह को ही देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम आते हैं जनरल सेटिंग के ऊपर। जनरल सेटिंग्स में आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे जो इसकी बेसिकली ओवरऑल ईआरपी की जो सेटिंग्स है एक जेनेरिक, वो आप मैनेज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसने आपको ऑप्शन दिया है इनवाइट न्यू यूजर्स। तो अब जो आपके पास डेटाबेस है, ठीक है, क्योंकि आपने एजुकेशन डेटाबेस क्रिएट की है, तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड यूजर्स को कॉल कर सकते हो, ठीक है। वो जब आप क्या करेंगे, सिंपली उनका यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखें और उनको इनवाइट भेजें। तो जैसे ही वो इनवाइट को एक्सेप्ट करेंगे तो ये उनको एक ऑप्शन दे देगा कि आपका इस डेटाबेस का वो लिंक साथ भिजवा देगा जो आपकी डेटाबेस है, ठीक है। वो वहां से इस डेटाबेस में लॉगिन करके तो अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो वर्किंग है, वो कर सकता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट उसको ये एक जेनेरिक राइट्स भी दे देता है, यूजर राइट्स भी दे देता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके इस एक डेटाबेस पे सारे काम करें, लर्निंग करें, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। आप सिंपली उनको इसका लिंक भेजें, ठीक है, और वो आपकी इस डेटाबेस में एज ए यूजर अपीयर हो जाएंगे। और यहाँ पे वो आपको बता रहा होता है कि आपके टोटल कितने यूजर थे, कितने इन्विटेशन भेजी, कितनों ने एक्सेप्ट कर ली। और आप यहाँ से भी यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं, उनके राइट्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेजेस की सेटिंग। लैंग्वेजेस में आपने बेसिकली यहाँ से कौन कौन सी लैंग्वेज, जैसे उसने कहा 1 लैंग्वेज इस वक्त सिलेक्ट है, आप कोई नई लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे अरेबिक है या कोई और लैंग्वेज है, आप यहाँ से वो लैंग्वेजेस इस पे क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये पूरे ईआरपी के लिए आप लैंग्वेज की सेटिंग कर रहे हो। फिर आप कंपनी की सेटिंग यहाँ पे, ठीक है, कंपनी की जो, क्योंकि कंपनी के कुछ फुट नोट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। वो कहता है ये आपकी बाय डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन, एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो आप बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन के जो नोट्स होते हैं कुछ, ठीक है, उसकी जो बेसिक एड्रेस वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अपडेट करना चाहें अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। मगर अभी आपके पास बहुत सारा डाटा होगा नहीं, ब्लैंक आ रही होगी, तो आप एक काम करो, सबसे पहले सेटिंग्स में जाओ, ठीक है। ओडो ये भी ऑप्शन देता है कि आप अपने पास डेमो डाटा भी लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करके आप लोग जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डेवलपर्स टूल ऑप्शन नजर आ रही होंगी, डेवलपर्स टूल की, ठीक है। डेवलपर्स टूल में आपने जाके एक्टिवेट द डेवलपर मोड, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। एक्टिवेट द डेवलपर मोड आपने इस पे क्लिक करना है। तो वो दोबारा आपको होम स्क्रीन पे ले आया, इसका मतलब उसने एक्टिवेट कर दिया है। आप जब दोबारा जाएंगे सेटिंग्स में तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ उसने फर्दर एडिशन भी कर दिए। पहले यहाँ पे आपको सिर्फ ये 2 टैब नजर आ रही थी, ठीक है। अब देखें ट्रांसलेशंस, गेमिफिकेशन और टेक्निकल, ये भी आपको नजर आती है। तो ये डेवलपर मोड में एक्टिवेट होती हैं सारी की सारी, ठीक है।
इसके बाद आप नीचे आए, जहां से आपने डेवलपर मोड ऑन किया है, तो यहाँ पे ना आपको एक और ऑप्शन दे रहा होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए मुझे नहीं ये नजर आ रही। वहां पे उसने लिखा होगा लोड डेमो डाटा, ठीक है, वो जो ऑप्शन है उस पे मेंशन होगा कि लोड डेमो डाटा। आप जब डेमो डाटा पे क्लिक करोगे तो वो आपको सबसे पहले तो वार्न करेगा कि अगर इसमें आपका कोई एक्चुअल डाटा एग्जिस्ट कर रहा है तो डेमो डाटा बेसिकली उसको रिप्लेस कर देगा। क्या आप फिर भी करना चाहते हो, तो आप जब करोगे तो ये आपके पास डेमो डाटा को लोड कर देगा, ठीक है। और डेमो डाटा में ये आपके लिए बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह उनके डेमो क्रिएट कर देगा। तो आपका बेसिकली आपकी सिस्टम को बहुत सारी सेटिंग्स करने से आप इनिशियली आपको टाइम नहीं उस पर लगाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इसके यूजर बन जाएंगे, ठीक है। आपके पास वो डेमो डाटा जैसे बहुत सारे सेटअप्स, प्रोडक्ट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट, ये सारे खुद ही क्रिएट कर देगा आपके लिए, ठीक है। और आपसे कहेगा आप ट्रांजेक्शन करें आप डायरेक्टली, ठीक है। तो जरा करें, डेमो डाटा को लोड करें और मुझे बताएं कि किस किसने लोड कर लिया है। इनका डेमो डाटा को लोड करने के लिए फिर डेवलपर मोड एक्टिवेट नहीं करेंगे। नहीं, सबसे पहले आपने डेवलपर मोड को एक्टिवेट करना है, ठीक है। सबसे पहला काम आपका होगा कि आपने डेवलपर मोड को एक्टिवेट करना है, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगी, आपको एक दफा दोबारा होम स्क्रीन पे ले जाएगा, तब वापस आएंगे तो आप देखेंगे नीचे यहाँ पे ना उसने एक ऑप्शन आ गई होगी जिसपे मेंशन होगा कि लोड डेमो डाटा। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका डेमो डाटा लोड कर देगा। सबसे पहले आपने डेवलपर मोड ऑन करना है डेमो डाटा लोड करने के लिए। जी, अभी कौन कौन कर रहा है? जी, नेम वगैरह जो चेंज कर देगा कुछ ना, जैसे क्योंकि ये कंपनीज भी क्रिएट कर देता है, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर भी क्रिएट कर देता है। ऑलराइट, तो अब आप देखें कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास ना उसने क्रिएट कर दी होगी। तो दोबारा आते हैं वापस जहाँ पे हम थे। अब देखो उसने ना काफी सारी यहाँ पे ये आपके पास भी अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही होगी। अपडेट इन्फो पे आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से कहता है कि कंपनी से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन आपने अपडेट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनी के रजिस्ट्रेशन से उठा रहा है। इसलिए मैं अभी इसको दोबारा वापस ले जाता हूँ। डॉक्यूमेंट लेआउट, आप कोई लेआउट चूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अ, तो जब आप डेवलपर मोड ऑन करते हैं ना, ऐसी सूरत में वो आपको कुछ फर्दर भी दिखाना शुरू कर देता है। जैसे ही आप कर्सर लेके जाते हैं ना, कुछ टिप्स वगैरह में वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दिखा रहा होता है। अच्छा, अब ये भी एक बड़ा चैलेंज होता था कि जो नॉर्मल आपके डॉक्यूमेंट प्रिंट्स होते हैं ना, जो आपकी ट्रांजेक्शन्स के जो प्रिंट निकल रहे होते हैं, तो पहले ये डिपेंडेंसी होती थी कि आप ये सारे की सारी फॉर्मेटिंग डेवलपर से करवाते थे। इसने यहाँ पे ये फ्रंट एंड पे कर दी है। कहता है आप उनका कोई फिक्स स्टाइल रखना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है कि आप इसमें से कोई स्टाइल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप स्टाइल सेलेक्ट कर लें, ठीक है। फॉन्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से फॉन्ट उसके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। लोगो अगर कंपनी का जो आपने यहाँ पे प्लेस करना है वो लोगो सिलेक्ट करें, कलर कौन सा देना है, ठीक है। बैकग्राउंड उसका कौन सा रखना है, ज्योमेट्रिक रखना है या ब्लैंक रखना है। कंपनी की कोई टैगलाइन है, जैसे हर कंपनी एक टैगलाइन है, जैसे स्टीमफर्ड में हम कहते हैं कि एक्सेल बियॉन्ड लिमिट्स, ठीक है। आप टैगलाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उसकी। तो ये बेसिकली पैरेलल आपको उसका फॉर्मेट दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं, जो कलर भी यहाँ पे आप प्लेस करेंगे, ठीक है, ये कलर की बेसिकली स्कीम, ये कलर आप सिलेक्ट भी कर सकते हो किसी भी जगह से। और देखो उसने यहाँ पे वो लगा दी है, ठीक है, जो टैगलाइन थी, और कुछ कलर्स भी चेंज कर दिए हैं, ठीक है। जैसे ये हेडिंग्स वगैरह के जो कलर है इसने ये उनको ये कलर दे दिया हुआ जो अभी हमने सिलेक्ट किया है।
ठीक है। दूसरा, अगर दूसरा कलर भी आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इसके अलावा कंपनी की कुछ डिटेल्स आप चेंज करना चाहें, फुटर में क्या आ रहा है वो चेंज करना चाहें, उसको अगर आप पीडीएफ में प्रीव्यू करना चाहें, कौन सा साइज रखना है, ठीक है। तो ये देखो, ये सारे का सारा अब उसने फ्रंट एंड कंट्रोल पे दे दिया है। और नॉर्मली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना कि कंपनी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है, जिसपे वो हर तरह का डाटा या प्रिंट निकालना चाह रही है। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था ना कि बहुत सारी चीजें अब फ्रंट एंड पे आती जा रही हैं। फ्रंट एंड से मुराद ये है कि डेवलपर से बेसिकली मूव कर रही है फंक्शनल साइड पे। तो अब देखो, ये एक फंक्शनल कंसल्टेंट है, उसको कितना टाइम लगा, कंपनी कहती है मुझे ये फॉर्मेट नहीं वो फॉर्मेट चाहिए, ये लेआउट नहीं ऐसा चाहिए, ये फॉन्ट नहीं ये चाहिए, आप उसको फॉर एडजस्ट करें, उसको उसके मुताबिक प्रोवाइड कर दें, ठीक है। और कंपनी टू कंपनी आप इसको डिफरेंट भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें इसकी आगे बढ़ने से पहले। मुझे बता दिया करें आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और कर चुके हैं तब भी प्लीज। दूसरे शौकियत आप भी कर रहे हो, कादिर जुहेब आप कर रहे हैं प्रैक्टिस साथ। नॉर्मली आप किसी भी कंपनी की कोई इनवाइस प्रिंट देखते हो, कोई भी चीज ऐसी होती है ना जो आपके पास एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आ रही होती है, ठीक है। तो ये उसका लेआउट है, ये उसकी फॉर्मेटिंग आप कर रहे हो। यहाँ से आप मल्टीपल लेआउट्स कर सकते हो मैनेज, ठीक है। इसके अलावा आप ईमेल का जो लेआउट है, अगर आप एक ईमेल, क्योंकि ओडो आपको फैसिलिटेट करता है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ या वेंडर्स को डायरेक्टली ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपके ईमेल के स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप रेलिवेंट मॉड्यूल से भी जाके ईमेल के जो फॉर्मेट्स उनकी सेटिंग्स कर सकते हैं। फिर वो सेटिंग में कहता है कि इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस, अगर एक कंपनी में ट्रांजैक्शन हो तो कहता है काउंटर पार्ट जो है दूसरी कंपनी में डॉक्यूमेंट्स खुद ब खुद क्रिएट कर दे। अगर ये चेक आप ऑन करेंगे तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी से सेल परचेज कर रही है तो एक जगह अगर सेल ऑर्डर डलेगा तो दूसरी जगह परचेज ऑर्डर ऑटोमेटिकली डल जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रोसेस को क्या करता है, एफिशिएंट कर देता है। मगर शर्त इसमें यह है कि वो जो कंपनीज है वो इसी डेटाबेस में होनी चाहिए। इसी जैसे अभी देखा ना, हमने 3 कंपनीज क्रिएट की है, और कंपनी क्योंकि एक सेपरेट एंटिटी होती है, जब भी वो आपस में ट्रांजैक्शन करती है तो उनकी ट्रांजैक्शन आपस में ऐसे ही होती है ना जैसे सेल परचेज की ट्रांजैक्शन हो। अगर ये तीनों कंपनीज आपस में कोई ट्रांजैक्शन करती हैं तो वो कहता है कि एक कंपनी में अगर आप एक ट्रांजैक्शन क्रिएट करेंगे तो दूसरी में खुद ब खुद वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका काउंटर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा। अच्छा, इसके बाद है आपने वेट के लिए कौन सी ऑप्शन यूज करनी है, किलोग्राम्स करनी है, पाउंड्स करनी है, मुख्तलिफ रीजन में मुख्तलिफ यूज होती है, इस तरह क्यूबिक मीटर्स करना है, क्यूबिक फीट करना है वॉल्यूम के लिए। तो आप अपने रीजन के मुताबिक इसकी सिलेक्शंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ ये टेक्निकल चीजें हैं, आप अगर आपने ईमेल सर्वर्स वगैरह कुछ कॉन्फ़िगर करने हैं, कुछ ऐसे ट्विलो वगैरह के को अकाउंट है, क्योंकि बेसिकली इसकी ना कुछ प्री बिल्ट कॉन्फ़िगरेशंस है। तो अगर कोई ऐसा आप लोग जैसे इस सॉफ्टवेयर को यूज करती हो तो आप उसकी अकाउंट आईडी से यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे तो ये डायरेक्टली उससे लिंक करके आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स की रेंडरिंग के ऊपर अगर आपने कोई कंट्रोल लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। ईमेल्स आपको, क्योंकि अभी आपने जब अभी डेटाबेस क्रिएट किया ना तो ओडो आपको बहुत सारे ईमेल्स भेजना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये उनसे रिलेटेड है कि अगर कोई ईमेल्स में अपने कॉन्फ़िगरेशंस करनी है तो वो कर सकते हैं।
ये बहुत सारी चीजें ना हम आपको रेलिवेंट मॉड्यूल्स में बताएंगे, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा क्विकली यहाँ से ओवरव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखो ना 7 मॉड्यूल्स भी वो दे रहा है, तो मॉड्यूल की कॉन्फ़िगरेशन में भी ये चीजें आ रही होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मोबाइल, पुश मेल, प्लगइन्स वगैरह ये हम वहाँ देख लेंगे। और अच्छा लास्ट में आप देखिए वो कहता है कि अगर आपको ऐप चाहिए, मैंने बताया था ना कि आपके पास ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर में भी और ऐप स्टोर में भी, ठीक है, एप्पल के। तो आप ओडो की ऐप डाउनलोड करें। अगर आपने अपना ये एजुकेशन डेटाबेस भी क्रिएट किया है तो सेम आपने वहां पे सर्वर एड्रेस देना है। सर्वर एड्रेस से मुराद जैसे आपका आ रहा है ना edu डैश, जैसे मेरे पास teamfort.odo.com है, तो इसी तरह आप लोग भी वहां पे अपना सर्वर एड्रेस दें, अपना यूजर अपना ईमेल दें और अपना पासवर्ड दें, तो आप ऐप के ऊपर भी ये सारी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बताता है कि आपके पास कौन सा वर्जन चल रहा है, ठीक है। तो आप इस वक्त मेरे पास जैसे यहाँ पे उसने कहा है कि ओडो 16 है एंटरप्राइज एडिशन, ठीक है। ये ओडो 16 एंटरप्राइज एडिशन आपके पास डिफरेंटली आ रहा होगा, क्योंकि अगर आपने आज क्रिएट किए हैं या कल क्रिएट किए हैं, यानी जो लेटेस्ट क्रिएट किए हैं वो इस वक्त 17 में होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछे। अच्छा, ये जो जनरल सेटिंग्स है ना, इनकी एक्सेस याद रखें फंक्शनल कंसल्टेंट्स के पास होती है, सिर्फ यूजर्स के पास नहीं होती। कॉन्फ़िगरेशंस किसी भी जगह किसी भी मॉड्यूल्स की जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो यूजर्स नहीं करते, वो फंक्शनल कंसल्टेंट्स करते हैं, ठीक है। क्योंकि फंक्शन कंसल्टेंट के रोल में हमने डिस्कस किया था ना कि ये फंक्शन कंसल्टेंट का रोल है कि उसने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस करके यूजर की नीड के मुताबिक यानी उसकी प्रिपरेशन करके उसको प्रोवाइड करना है। इसलिए यहाँ पे आपको ये जो सेटिंग्स की ऐप नजर आ रही है या किसी भी मॉड्यूल में आपके पास, जैसे मैं यहाँ से अगर आपको अकाउंटिंग में ले जाऊँ, अकाउंटिंग मॉड्यूल में देखें सबसे लास्ट में आपको कॉन्फ़िगरेशंस की नजर आ रही है टैब, ठीक है। तो यहाँ भी आप सेटिंग्स, पेमेंट टर्म्स, फॉलो अप, ये सारे के सारे जो है ना ये कंट्रोल होता है फंक्शनल कंसल्टेंट्स का। यूजर का काम होता है यहाँ पर तक, ठीक है। क्या डैशबोर्ड देख लिया, इनवॉइसेस क्रिएट कर दी, कोई बिल पेमेंट्स क्रिएट कर दी, जनरल एंट्रीज की क्रिएशन कर दी, रिपोर्टिंग देख ली, ठीक है। मगर कॉन्फ़िगरेशंस की एक्सेस उनके पास नहीं होती, इसलिए उनको ये बटन भी शो नहीं हो रहे होते, ये टैब्स भी सॉरी शो नहीं हो रही होती, ये सिर्फ आप लोगों को शो हो रही है क्योंकि आप लोग फंक्शन कंसल्टेंट रोल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। यूजर के पास लिमिटेड एक्सेस होती है। अब एक यूजर है वो सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल्स को देख रहा है तो उसको सिर्फ ये टैब नजर आएगी, ठीक है, डैशबोर्ड, ये वाली टैब और रिपोर्टिंग की, ठीक है। एक अकाउंट पेबल्स को देख रहा है तो उसको सिर्फ वेंडर्स की टैब नजर आएगी, ठीक है। तो इस तरह यानी हर एक को जितना उसके पास एक्सेस के राइट्स होते हैं, यानी जितना उसका रोल होता है उतनी उसके पास एक्सेस होती है। आप लोगों ने क्योंकि पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज करना है, इसलिए आपके पास सारे सिस्टम की एक्सेस होती है, ठीक है। तो इसलिए कई अगर आपसे कोई कैसा हो सकता है कि जैसे अब उन लोगों के पास बहुत सारे यूजर्स हैं, यानी वो एप्स भी क्योंकि आप लोग ही इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये भी आपके पास ही ऑप्शन होगी, ठीक है। जो सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है उनके पास, यूजर्स के पास सिर्फ उनके लिमिटेड मॉड्यूल्स होते हैं, वो उन्हीं को ही यूज कर रहे होते हैं, यानी जितनी उनको एक्सेस दी है वो उस हद तक ही उनके पास एक्सेस शो हो रही होती है। ऑलराइट, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे। आई होप कि आप लोग अपने रोल की जो डिफरेंशिएशन है वो अंडरस्टैंड कर गए होंगे, ठीक है, कि आपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, इसलिए ये सेटिंग ये सब कुछ आपके पास है, यूजर्स के पास नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अ, इस होम से जो आपको टैब्स या बटन नजर आ रहे हैं उस पे, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे सबके पास म्यूचुअल एडमिन ही आ रहा होगा अगर आपने डेमो डाटा किया है, अगर नहीं किया तो आपके पास आपके अपना नेम आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करता है, नीचे एक लिस्ट ओपन कर देता है, यहाँ पे एक लिस्ट ओपन कर देता है, ठीक है। लिस्ट में आप टॉप पे देखें तो डॉक्यूमेंटेशन की एक आपको टैब नजर आ रही है। तो जब आप इस पे डॉक्यूमेंटेशन नजर आ रहा है आपको लिस्ट में, ठीक है। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो बेसिकली ये आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन करता है, ठीक है, ब्राउजर में। और यहाँ पे यूजर से रिलेटेड जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन, यानी हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो यूजर मैनुअल है ओडो का, हर मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है।
तो इन केस अगर किसी भी तरह का कोई चैलेंज आ रहा है तो यूजर क्या कर सकता है कि वो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करके उसको क्विकली गो थ्रू कर सकता है। जैसे मैं अकाउंटिंग में क्या कहता है, अकाउंटिंग इनवॉइसिंग है, ऑडो अकाउंटिंग है, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट से आप उससे लर्न करना चाह रहे हैं, यानी आप जिस चीज पे क्लिक करते जाए वो आपके सामने उनको ओपन करता रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये इसका यूजर मैनुअल है। ठीक है, हर फील्ड की यहाँ पे ये डेफिनेशन वगैरह दे रहा है, तो आप लोग यहाँ से भी इसको लर्न कर सकते हो, नंबर 1। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन के नीचे अगर देखें तो सपोर्ट की ऑप्शन है। ठीक है, बल्कि आप लोग भी एक दफा डॉक्यूमेंटेशन को जरा रिव्यू कर लें। ओके, नेक्स्ट है स्पोर्ट। ठीक है, आप स्पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली आपके पास एक ओडो स्पोर्ट की जो रिक्वेस्ट फॉर्म है, क्यूरी फॉर्म है, वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म, तो ये बेसिकली एक टिकट क्रिएट कर रहा है और ये टिकट डायरेक्टली सबमिट होगी ओडो को। ठीक है, इसमें बाय डिफॉल्ट उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, आपका नेम, ईमेल, फोन, जो नंबर भी है आपका। ठीक है, और इसके अलावा किसी को अगर कहता है कि आप ऑलरेडी जानते हैं वहां पे, ठीक है, तो आप उसको भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला नासर है, मैं ट्राई करता हूँ क्या ऐड करके मैं उसको सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे अगर यहाँ से आप जिसको भी सिलेक्ट करोगे ना, ऐसी सूरत में वो क्या करेगा कि उस वो प्रायोरिटी पे आपकी क्यूरी उसके पास चली जाएगी। ठीक है, फिर वो क्या कहता है कि आइडेंटिफाई मी विद किसके साथ, डेटाबेस के यूआरएल के साथ करना है। जैसे वो भी ब्राउजर में आपका आ रहा था, वो डेटाबेस का यूआरएल है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन कोड के साथ करना है, या मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपने किस तरह मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे करनी है। इसके अलावा उसने अपने यहाँ पे ये नंबर्स भी दिए हुए हैं क्विक सपोर्ट के लिए, कुछ उसने लिंक दिए हुए हैं। ई लर्निंग का भी यहाँ पे उसने बेसिकली अपना सक्सेस कोड दिया हुआ है कि अगर वो कहता है कि आप यहाँ से कुछ हेल्प मिल सकती है, तो आप ट्यूटोरियल्स जो है बेसिकली ये वहां पे ले जाता है। ठीक है, कि आप वहां से भी कुछ हेल्प ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फिर फर्दर नीचे टिकट टाइप्स पूछता है आपसे, सब्जेक्ट पूछता है कि आपका जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दें क्या है। ठीक है, डिटेल डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे दें और अपनी फाइल की जो अटैचमेंट है वो ऐड कर दें। ठीक है, और आप अपनी क्यूरी सबमिट करवा दें, और ये बेसिकली क्यूरी की नेचर के ऊपर है कि वो आपको कितनी देर में रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक, तो ओडो की सपोर्ट कोई भी यूजर जो है वो ले सकता है। अच्छा, उसके बाद ये बेसिकली शॉर्टकट्स दे रहा है नीचे। ठीक है, कहता है कि प्रेस आल्ट ऑन एनी स्क्रीन टू, ठीक है, ऑन एनी स्क्रीन टू शो शॉर्टकट ओवरलेज एंड आल्ट प्लस की टू ट्रिगर अ शॉर्टकट। ठीक है, तो आप बेसिकली खुद भी शॉर्टकट अपने लिए क्रिएट कर सकते हो यहाँ से अपनी ईज के लिए। उसके बाद अगर डार्क मोड आप करना चाहते हो तो टॉगल बटन लगा हुआ है। ठीक है, आप अपनी नीड के मुताबिक जो मोड है इसका वो स्विच कर सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट है माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करेंगे
ऐसी सूरत में बेसिकली ये जो आपकी यूजर प्रोफाइल है उसको ओपन कर देता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने डेमो डाटा दिया हुआ है, अदरवाइज ये आपकी ही प्रोफाइल होनी थी यहाँ पे। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन में अगर कुछ एडिशंस कुछ मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ से जो इसकी ओडो की नोटिफिकेशन है वो कहता है आपको आपके ईमेल्स पे मिले या आप उसको ओडो में देखना चाह रहे हो, ठीक है। इसके अलावा अपनी ईमेल सिग्नेचर लैंग्वेजेस और कोई इन्फॉर्मेशन है वो आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। जब हम यूजर को डिस्कस करेंगे तब इसको डिटेल ओवरव्यू भी आपको करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद माई डेटाबेसेस, ठीक है। आपके ईमेल पे कितनी डेटाबेसेस हैं इस वक्त जो रजिस्टर्ड है। आप अपने ईमेल पे एक से ज्यादा डेटाबेसेस को रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास 3 डेटाबेसेस आ रही हैं, शो हो रही है आपके पास। मैं यहाँ नहीं कह रहा, मैं आप लोगों की स्क्रीन पे कह रहा हूँ। जो लोग पैरेलल प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या उनके पास डेटाबेस शो हो रही है? ओके। जैसे अब यहाँ पे मेरे पास ये edu स्ट्रीमफर्ड, तो यहाँ से भी मैं बेसिकली स्विच कर सकता हूँ। मैं स्ट्रीमफर्ड की डेटाबेस पे जाना चाहूँ यहाँ से जा सकता हूँ, स्ट्रीमफर्ड 1 के नाम से मैंने आज ये क्रिएट की है, मैं यहाँ वहां जा सकता हूँ। तो ये मैं यहाँ से भी स्विच कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए हर डेटाबेस के सामने ना एक बटन नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। आप जब उस पे ये सेटिंग का बटन पे क्लिक करेंगे तो वो कहता है क्या आपने डेटाबेस डुप्लीकेट करनी है, ठीक है, डेटाबेस रीनेम करनी है, डाउनलोड करनी है, डोमेन नेम्स की एडजस्ट करनी है, टैग्स लगाने हैं कुछ इसके साथ, शेयर करनी है, डिलीट करनी है। डेटाबेस का ये बता रहा है कि बेसिकली वर्जन और उसका स्टेटस ये ट्रायल है, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस और व्यू एक्टिविटी लॉग, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। डुप्लीकेट का मतलब है कि इस डेटाबेस का एक डुप्लीकेट वर्जन क्रिएट कर देगा। मगर आप लोग याद रखें आपको जो सब्सक्रिप्शन मिलती है वो डेटाबेस वाइज मिलती है, ठीक है। मैं रिपीट कर दूं, अगर यहाँ पे आपको मेरे पास 3 डेटाबेसेस नजर आ रही है ना, तो अब मुझे अगर तीनों पे सब्सक्रिप्शन, तो मैं एक सब्सक्रिप्शन से तीनों नहीं चला सकता, मुझे 3 ही सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, क्योंकि डेटाबेस किस पे मिलती है, सॉरी सब्सक्रिप्शन मिलती है डेटाबेस के ऊपर। इसलिए डेटाबेस बेसिकली वो उसका स्टेटस फिर अलग से बता रहा होता है। जैसे स्टीमफोर्ड को अगर हम देखें यहाँ पे 16.4, और ये देखिए ये पेड का स्टेटस इसके साथ आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने बेसिकली इस डेटाबेस के को लाइसेंस करवा लिया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर लाइसेंस इशू करवाए हुए हैं, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, आपको जब सब्सक्रिप्शन कोड मिलता है तो आप एक डेटाबेस से दूसरी डेटाबेस पे उसको शिफ्ट भी कर सकते हो। यानी आपको लगता है कि मैं इस डेटाबेस पे फर्दर काम नहीं कर रहा, तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप सब्सक्रिप्शन कोड की बेस के ऊपर डेटाबेसेस को स्विच कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो इस वक्त लाइसेंस है स्टीमफर्ड का, मुझे लगता है कि मुझे स्टीमफर्ड के बजाय लाइसेंस यूज करना है, सेम लाइसेंस को मैं स्टीमफर्ड 1 पे यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको खत्म करके इस पे ला सकता हूँ, ठीक है। तो ये बड़ी आसानी से चीजें आप कर सकते हैं, बस थोड़ी सी लर्निंग के साथ, सेल्फ लर्निंग के साथ। अच्छा, तो सबसे पहले आप डुप्लीकेट करना चाहें तो अगर आपने के पास पेड डेटाबेस है, आप डुप्लीकेट करेंगे तो वो पेड नहीं रहेगी, नई डेटाबेस को वो ट्रायल डेटाबेस ही क्रिएट करेगा, ठीक है। और नॉर्मली वो 15 डेज का ट्रायल देता है, उसके बाद वो कहता है या पेड करो या इसको खत्म कर दो। रीनेम, ठीक है, आप इसका नेम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इसका जो नेम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। मगर जब भी आप रीनेम करेंगे ये फिर भी इसके साथ odo.com ही लगाएगा, याद रखें। नहीं नहीं, आपने हर दफा नहीं सिलेक्ट करना, ठीक है। देखो
मैं इस वक्त किस डेटाबेस पे काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर तो मैं नॉर्मली जो इतनी डेटाबेसेस होती नहीं है, कंपनीज की लिमिटेड डेटाबेसेस ही होती हैं, और आपने एक डेटाबेस, जैसे आप देखो मेरे पास ये स्ट्रीमफर्ड की डेटाबेस है, मैं स्ट्रीमफर्ड की डेटाबेस में मल्टी कंपनीज मैनेज कर सकता हूँ, मुझे क्या जरूरत है बाकी डेटाबेसेस को सेपरेट करने की, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा सिनेरियो होता नहीं है कि बहुत ज्यादा डेटाबेस क्रिएट की जाए। हाँ, कुछ कंपनीज डेटाबेस क्रिएट करती हैं जब वो अपने टैक्स अकाउंट्स की मैनेजमेंट को सेपरेट करना चाह रही हो, ठीक है। तो अब देखो वो एक सेपरेट सिनेरियो हो गया ना, और उसके लिए उनकी टीम सेपरेट होती है, तो वो इसलिए फिर वो कभी कभार स्विचिंग करती है, ये इतना सिनेरियो नहीं होता मेरे पास। इसलिए है क्योंकि देखो ये मैंने एजुकेशन की बनाई हुई है, ये मैंने वैसे ट्रायल बनाया हुआ, मेरी मेन डेटाबेस तो सिर्फ यही है, ठीक है। कि जहन समझ पाए, और किसी का क्वेश्चन हो कोई? अच्छा, रीनेम, डाउनलोड, ठीक है। अब ये जो डाउनलोडिंग है, बेसिकली आप अपनी डेटाबेस का एक बैकअप ले रहे हो, आप उसका एक बैकअप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपने उसका बैकअप लेना है तो सिंपली आप उस डेटाबेस पे जाके क्लिक करो, ठीक है। तो उसकी एक बैकअप फाइल जो है वो आपके लिए जनरेट कर देगा, ठीक है। डाउनलोड करनी शुरू कर दी उसने, तकरीबन को 20 MB की फाइल है जो डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। .zip के नाम से वो कर रहा है, और ये उसने तकरीबन को 20-25 सेकंड में कर भी दी है। तो इस तरह आपके पास जब ये इसका बैकअप पड़ा होगा, ठीक है, तो आप जरूरत के वक्त उसको रिस्टोर भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, डोमेन नेम्स, डोमेन नेम्स जैसे मैंने बताया कि आप अपने लिए अपनी डोमेन चेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो फिर वो आपसे पूछता है, कहता है क्या आपके पास ऑलरेडी डोमेन है, ठीक है। अगर तो ऑलरेडी आपने डोमेन बाई की हुई है तो कहता है कि मैप योर एग्जिस्टिंग डोमेन नेम परचेज एल्सवेयर टू यूज इट फॉर योर ओडो वेबसाइट, ठीक है। अगर तो ऑलरेडी आपने को डोमेन बाई की हुई है तो कहता है आप यहाँ पे लाके उसको यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि GoDaddy.com से हमने एक डोमेन बाई की, और मैंने क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं udo.com साथ ना आए, मेरी अपनी मेन डोमेन यूज हो, ठीक है। मैं steamford.com से ही बेसिकली मेरी डोमेन काम कर रही हो, ना कि udo.com से। तो मैंने फिर वो डोमेन यहाँ से एडजस्ट की, ठीक है, डोमेन नेम्स में जाके यूज माई ओन डोमेन, ठीक है। और यहाँ पे वो सबसे पहले कहता है आप अपनी डोमेन को बताएं जो आपकी डोमेन वहां पे है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा www.steamford.com, ठीक है। उसको वेरिफिकेशन हुई, ठीक है। अब वो कहता है कि स्टीमफर्ड वन, क्योंकि मैं स्टीमफर्ड वन डेटाबेस है ना, तो मुझे ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी उसके रिकॉर्ड्स में जाके, ठीक है। जो GoDaddy की फाइल मैंने ली थी ना, वहां पे जाके मुझे थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ी, और मैंने जो उसकी जो फाइल है उसकी डोमेन की एडजस्टमेंट्स मैंने कर ली, ठीक है। और ये बड़ी आसानी से हो गई, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज में है, इसलिए मैं इस पे फर्दर को काम नहीं कर रहा। मगर सिंपली स्पीकिंग, अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है, आपका कोई क्लाइंट या आपकी अपनी नीड है, तो वो कहता है कि जी मैं अपनी स्पेसिफिक डोमेन यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ना कि मैं ओडो की सब डोमेन यूज करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कुछ टैग्स आप यहाँ पे अगर अप्लाई करना चाहें, ठीक है। टैग बेसिकली कुछ ना कुछ ऐसे होती है इंफॉर्मेशन, जिसकी बेस पे आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आप उससे इंफॉर्मेशन जो आपके पास अवेलेबल डाटा या इंफॉर्मेशन है, आप उसकी सेग्रीगेशन कर सके, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, आप यहाँ पे अगर वो टैग्स लगाना चाहें, मतलब मेरे पास बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो डेटाबेस है ये मेन है, मैंने इसके साथ मेन का टैग लगा दिया, ठीक है। अब एक जो मेरी डेटाबेस है वो अगर जो टैक्स की है तो मैं उसके साथ टैग लगा देता हूँ, टैक्स वगैरह का, या कोई और तो मैं सेपरेट कर सकता हूँ, ठीक है। किसी के साथ शेयर करना चाहें
ठीक है, जैसे वो ऊपर है ये वाली कोर्स वाली, ठीक है, तो इसको शेयर किया जा सकता है, ठीक है, किसी दूसरे को भी सेंड कर सकता हूँ। वो कहता है कॉपी करें, लिंक करें और उनको सेंड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, हमने सेटिंग्स में देखा था कि हम किसी को इनवाइट कर सकते हैं यूज करने के लिए, इस तरह हम उसको डेटाबेस का लिंक भी भेज सकते हैं। यदि आप इस ये कोर्स रेडी है, आप इसको लर्न कर सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। और फाइनली डिलीट, आप डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। आप क्योंकि ये हर किसी के कंट्रोल में नहीं होता, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में होता है, तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो आपसे सबसे पहले पूछता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन वगैरह। यू आर गोइंग टू डिलीट योर डेटाबेस, वांट टू बैकअप योर डेटाबेस, ठीक है, वांट टू ट्रांसफर ओनरशिप, यानी कोई भी ऐसा रीजन है, ठीक है, ये आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछ के फिर वो आपको अलाउ करता है, ठीक है। तो यहाँ तक को क्वेश्चन हो आप लोगों का? ये डेटाबेस पे थोड़ी सी काइंडली आप लोग प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये एडिशनली होता है, आपने बैकअप खुद लेने होते हैं, ठीक है, आपने डोमेन्स वगैरह की एडजस्टमेंट्स करनी होती है, नेम चेंज करना होता है, तो आप ये सब चीजें यहाँ से कर सकते हैं। तो हम आपके पास डेटाबेस शो नहीं हो रही, तो ऊपर ना आपके पास साइन इन की एक ऑप्शन आ रही होगी, अब वहां से साइन इन करें। इसी स्क्रीन पे टॉप पे आ रही होगी साइन इन की ऑप्शन, क्योंकि ये डेटाबेसेस आपके ईआरपी यूजर के नहीं, आपका जो ईमेल अकाउंट है, मेन ईमेल अकाउंट, उसके साथ कॉन्फ़िगर्ड है। ग्रेट। मैंने कल आपको बताया था ना कि आप वहां पे अपना ओडो के ऊपर एक अपना अकाउंट बनाएं, और अकाउंट से आपने जो लाइसेंस वगैरह की बाइंग करनी होती है वो डायरेक्टली वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। जी, कोई और क्वेश्चन हो किसी का? और कोशिश करें कि प्रैक्टिस करें, क्योंकि लाइव सेशन का तभी बेनिफिट है ना, आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ क्वेरीज हैं वो पूछ रहे हो, और अगर आपको लगता है कि आप बाद में कर लेंगे तो बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाती है। जी बताएं, डेटाबेस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है? जिसको भी लॉगिन की नहीं पता है, वो यहाँ से ये जो लॉगिन आ रहा है ना, यहाँ पे आपके पास साइन इन की ऑप्शन आ रही होगी, कि डेटाबेस नजर नहीं आ रही, तो आप यहाँ से भी डेटाबेस ले सकते हैं, ये फाइंड कर सकते हैं। अब आपने जिस डेटाबेस में लैंड करना है, यहाँ से क्लिक करें, ये वहां पे ले जाएगा आपको, ठीक है। माई सब्सक्रिप्शन, इस वक्त सब्सक्रिप्शन का स्टेटस क्या है, ठीक है, क्योंकि ये एजुकेशन प्रोग्राम है, तो इसलिए कहता है कि इसलिए इसकी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। और जो बेसिकली अक्टूबर 2025 तक कहता है कि ये आपके पास अवेलेबल है। लॉग आउट से आप लॉग आउट कर लोगे। ये साइन कितने लोगों के पास आ रहा है?
किस किस के पास ये साइन शो हो रहा है, ये वाला? ये साइन सिर्फ उन लोगों को शो होगा जिन्होंने स्टूडियो की ऐप इंस्टॉल की होगी, ठीक है, फोटो स्टूडियो। स्टूडियो तो वैसे मेरे पास भी नहीं है। इंस्टॉलेशन की तो थी इसकी, वो सर ये ऐप नहीं है ऑटो, क्योंकि स्टूडियो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन देता है ना डेवलपमेंट की, तो ये इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अगर आपने वो स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ ना, तब आपके पास ये बटन आ रहा होता है नजर। जिसने नहीं किया होगा उसको ये नजर नहीं आएगा। ओडो स्टूडियो को, जैसे मैंने कल आपको बताया था ना, कि ओडो स्टूडियो बेसिकली आपको ऑप्शन देता है ड्रैग एंड ड्रॉप की। मैं किसी एक फॉर्म पे जाता हूँ, जैसे ये इनवाइस है, इनवाइस के फॉर्म पे न्यू क्रिएट करता हूँ मैं। अब इस फॉर्म में ना मैं चेंजेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे बनी हुई है, मैं चाह रहा हूँ इस पे कुछ चेंजेस करना, तो मैं यहाँ पे स्टूडियो पे क्लिक करूंगा। देखो उसने ना ये मेरे पास एक ओपन कर दिया, एक जो बेसिकली स्टूडियो फॉर्मेट ओपन कर दिया, ठीक है। और ये सब के सबको एडिटेबल मोड में ले गया। अब वो मुझे कहता है कि आपने क्या करना है, तो कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, ठीक है, या कोई न्यू फील्ड ऐड करनी है, ठीक है। अब देखो किस तरह की फील्ड ऐड करनी है, उसने यहाँ पे मल्टीपल जो फील्ड्स हैं उनकी टाइप्स ऐड की हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपने को टाइटल चेंज करना है तो यहाँ से उसका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ये वेंडर के बजाय आप यहाँ पे सप्लायर लिखना चाह रहे हैं, तो अब ये कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल रेफरेंस को आप सिर्फ रेफरेंस का नाम देना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं। तो इस तरह की जो कोई भी इंफॉर्मेशन है ना, वो आप यहाँ पे उसको ला सकते हैं। फिर आपको लगता है कि आपको एक नई फील्ड ऐड करनी है, ठीक है, तो आप वहां से फील्ड को पकड़े, जिसे कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, पकड़ा और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब इस फील्ड में मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने एक रेफरेंस ऑलरेडी है, एक टेस्ट आईडी के नाम से मैं एक नंबर और ले लेता हूँ, ठीक है। कहता है इसमें कोई हेल्प टू आपने टिप देनी है, तो मैंने कहा नहीं। तो मैंने इसको क्या किया, क्लोज। तो देखिए यहाँ पे एक, ये मैंने टाइटल भी खुद ही चेंज कर लिया, और मैंने ये टेस्ट आईडी की एक फील्ड भी ऐड कर ली, ठीक है। जहाँ पे एक नंबर फील्ड है जिसमें मैं खुद अपनी मर्जी का नंबर भी दे सकता हूँ। अब मुझे जो लोग ऑलरेडी ईआरपी के साथ अटैच है, ठीक है, जैसे हुसैन, आप इस फील्ड में काम करते हो, मुझे बताओ कि अगर हमने यही काम डेवलपर से करवाना हो तो कितना टाइम लेता है? जी सर, डेवलपर के साथ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें लग सकता है, और कम्युनिकेशन गैप की वजह से डिलेज भी आते हैं नेसेसरी। और अक्सर ऐसा होता है कि कम्युनिकेट करने की कोशिश कुछ हो रही है और आउटपुट कुछ और आ रहा है, या फिर कुछ गैप्स आ रहे हैं, तो ये एक इशू होता है ये। तो देखा कितना आसान होता जा रहा है। ये वही चीज है जो मैं आपको पिछले 2-3 सेशन में बता रहा हूँ कि वक्त के साथ साथ जो फंक्शनल कंसल्टेंट्स है इनका रोल बहुत इनरिच होता जा रहा है, ठीक है। टेक्निकल कंसल्टेंट्स का रोल जो है वो वक्त के साथ साथ श्रिंक हो रहा है, ठीक है। उसका जो सबसे बड़ा रीजन यही है ना कि आप देखो टेक्निकल कंसल्टेंट्स ने, जब सैस मॉडल है तो वो क्या करेगा, डेटाबेस की मैनेजमेंट कौन कर रहा है, खुद ऑटो करके दे रहा है आपको, ठीक है। और सारा कुछ वो खुद मैनेज कर रहा है, सिर्फ आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, उसको यूज करना है। तो ये काम तो फंक्शनल कंसल्टेंट्स का रह गया। फिर आपने उनसे क्या करवानी होती है, आपने डेवलपमेंट्स करवानी होती है टेक्निकल कंसल्टेंट से। अब देखो जो स्टूडियो है, अभी तो स्टूडियो में मैंने देखा कि एक फॉर्म में हमने मेरे ख्याल में 1 से 2 मिनट में नई फील्ड्स ऐड कर ली है, ठीक है। और यही फील्ड्स हमने पहले डेवलपर से करवानी होती थी, टिकट जनरेट करते थे, फिर उसकी प्रायोरिटी सेट होती थी, फिर हम उसको बताते थे हमें क्या चाहिए, इसकी क्या नेचर हो, फिर वो करके देता था, फिर उसकी टेस्टिंग होती थी, फिर टेस्टिंग के बाद हम उसको
लाइव उसको यूजर के पास डिप्लॉय करते थे, फिर उसकी ट्रेनिंग करवाते थे। तो ये सारी चीजें आप कितना क्विकली खुद ही कर रहे हो, ठीक है, कितने स्टेप्स इसमें से दरमियान में से रिमूव हो गए। और इसके साथ साथ एक जो और है कि ये तो मैंने अभी सिर्फ फील्ड बताया है, ठीक है, आप ऑटो स्टूडियो को अप्लाई करते हुए आप इस तरह के फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो। ये जो इनपुट फॉर्म्स है ना, ये छोटे मोटे फॉर्म्स है, इनके मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हो। वक्त के साथ साथ फोटो स्टूडियो की कैपेबिलिटीज इनहेंस होती जा रही हैं, ठीक है। तो इसलिए एक ऐसी फील्ड की सिलेक्शन जो ग्रोइंग है और जहां पे आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, और आप क्विकली बेसिकली अपने कस्टमर को सर्व कर सकते हो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। और ये सारी की सारी फीचर्स जो है ये आपको बेसिकली ओडो ही दे रहा है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, किसी भी मॉड्यूल में अगर हम जाएं, ठीक है, तो अभी क्योंकि इस मॉड्यूल का ओवरव्यू आपको देंगे, मैं सिर्फ आपको इसकी इनिशियल नेविगेशन दे देता हूँ कि उसमें नॉर्मली यहाँ पे सबसे पहले वो मॉड्यूल या ऐप का नेम देता है, ठीक है। इस बटन पे आप क्लिक करते हैं तो दोबारा आपको होम स्क्रीन पे ले जाता है, डैशबोर्ड होता है इनिशियली। फिर यहाँ पे जो इसकी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो हर मॉड्यूल के लिए डिफरेंट होगी। फिर उसकी रिपोर्टिंग और कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, जो मॉड्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये आपको टैब्स मिलेंगी। आप किसी भी मॉड्यूल को ओपन करके देखें, उसके लेआउट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे जो टैब्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, सॉरी ओवरऑल लेआउट सेम रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मुस्लिम मॉड्यूल्स को ओपन करें अपने पास, इस तरह की एप्स को इंस्टॉल करें और जरा एक्सपीरियंस करें इसका। बाकी जैसे हम आपको अकाउंटिंग का जब सेशन करेंगे आपके साथ, तो वहां पे ये सारी चीजें हम आपके साथ मिलकर कर रहे होंगे, ठीक है। हर जाके हम बेसिकली इस मॉड्यूल के अंदर देखेंगे कि ये कस्टमर में जो ये जो जितने भी यहाँ पे आपको फॉर्म्स नजर आ रहे हैं ये क्या परफॉर्म करते हैं, वेंडर्स क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होनी है, तो ये हम वहीं पे करेंगे। अच्छा, ये स्टूडियो था, यहाँ पे बेसिकली आपके पास कंपनीज की लिस्ट, अच्छा ये तभी शो होती है जब आप मल्टी कंपनीज मैनेज कर रहे हो। अगर सिंगल कंपनी है तो फिर वो ये शो नहीं कराता, ठीक है। मल्टी कंपनीज मैनेजमेंट में बेसिकली ये आपको यहाँ पे लिस्ट शो करवाता है, ठीक है। ये एक्टिविटीज की लिस्ट है, जो एक्टिविटीज आपको असाइन है या आपकी तरफ पेंडिंग है, ये उनकी लिस्टिंग है, ठीक है। आपको होम स्क्रीन पे दिखाता है कि आपके पास जैसे यहाँ पे 6 एक्टिविटीज जो है इस वक्त वो पेंडिंग है, ठीक है। ये डिस्कस ऐप से बेसिकली जो चैट से इंफॉर्मेशन आपके पास आई है, जो वो वाली है, ठीक है। जो चैट से रिलेटेड अगर वो आपको मैसेजेस वगैरह मिले हैं तो ये वो इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है। तो ये एक इसकी होम स्क्रीन का एक ओवरव्यू है, एक लेआउट है। तो आप इनको भी थोड़ा सा टेस्टिंग वगैरह करें और इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछे, या अभी कोई 5-10 मिनट आप जरा इसका एक ओवरव्यू अपने एंड पे देखें और जो भी कोई क्वेरीज है मुझसे डिस्कस करें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम इससे अगली चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। अच्छा सर, ये इस ट्रेनिंग के अंदर डोमेन कॉन्फ़िगर करना ये भी हमें आगे बताया जाएगा? डोमेन कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या चाह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली इसका पार्ट नहीं है, मगर आपकी कोई ऐसी क्यूरी है या आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो हम उसको आपको प्रोसेस में हेल्प आउट कर देंगे। सही, ठीक है। मतलब एक डोमेन अगर परचेजिंग इनसे कुछ लाइसेंस क्लाइंट के लिए किए किए जाते हैं और उसका अपना एक कस्टम डोमेन है, तो वो बेसिकली मैं देखना चाहता कि उस पे किस तरह से वर्क करता है कि ईमेल्स उसको उन्हीं के डोमेन से जा रही हैं और किस तरह से उसकी कॉन्फ़िगरेशन के क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, नो वरीज। वो मैंने अभी आपको बताया था ना कि डेटाबेस में जाके जहाँ पे डोमेन नेम्स हैं हम वहां से करते हैं, मगर हम आपको प्रोसेस में हेल्प आउट कर देंगे। देखिए, डोमेन ठीक। सेटिंग दो जगह से होती है, एक डोमेन प्रोवाइडर से, हम्म। ठीक है, जिससे डोमेन ली हुई है वहां पे जाके उसकी एक सेटिंग टाइम, मुझे उसका नाम भूल गया, वहां जाके आप उसको ना, जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि वहां पे लिखा हुआ था स्टीमफर.com, तो वहां जाके हमने चेंज किया, हमने जाके स्टीमफर.odo.com का नाम दिया वहां पे जाके, ठीक है। इस तरह की थोड़ी सी वहां पे सेटिंग्स की, और फिर बाकी जो सेटिंग है वो होती है ओडो के अंदर, ठीक है। आप पहले वहां पे सेटिंग करते हो, फिर ओडो में आके सेटिंग करते हो, और ये थोड़ा सा काम है, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, तो आपकी डोमेन कॉन्फ़िगरेशन हो जाती और है, ठीक है। मगर आपके कोई ऐसी चैलेंज हुआ तो आप डिस्कस कर लेना, नो वरीज, इंशाल्लाह। ठीक है। अभी हम इसलिए कर नहीं पाते क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, क्योंकि इस वक्त कोई ऐसी डोमेन है नहीं जिसको हम चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक सर।
जी, और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? जब मैंने आज ज्यादातर टाइम रखा हुआ था आप लोगों की प्रैक्टिस का, तो मुझे नहीं पता कि आप में से कितने मेंबर्स हैं जो साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब हम मूव करते हैं चैप्टर की तरफ। तो मैं ना आज हम ब्रेक नहीं करेंगे, आज सेशन को हम थोड़ा सा अर्ली एंड कर देंगे, ठीक है? तो जो नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर, हम उसमें चले जाते हैं, ठीक है? अच्छा, आप अगर कोई किसी भी ट्रांजैक्शन, जैसे मैं यहाँ पे अकाउंटिंग में वेंडर्स में एक बिल क्रिएट किया था, ठीक है, आप लोगों के लिए, उसमें मैं नीचे आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ ये इसका चैप्टर है, इसको कहता है चैप्टर, ठीक है? तो बेसिकली इस पार्ट में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और ये हर इनपुट फॉर्म में ये मेंशन होता है, बाय डिफॉल्ट ये मेंशन है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट में कि क्या ओडो जो है वो ऑडिट लॉग्स मेंटेन करता है? ऑर्डर लॉग से मुराद ये है कि एक्टिविटी के लॉग्स, जो जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म किया उसके लॉग्स। तो बाय डिफॉल्ट ओडो हर एक्टिविटी के लॉग्स को मेंटेन करता है, ठीक है? जैसे आप देखो, ये मिचेल एडमन, उसने बिल क्रिएट किया 2 घंटे पहले, ठीक है? उसके बाद उसने जो जो भी इसमें एक्शंस परफॉर्म करता गया, ठीक है, मैसेज सेंड किए, लॉग्स क्रिएट किए, तो सारी की सारी देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और ये टुडे, ठीक है, टुडे में यहाँ पे आ रही है। तो बेसिकली आप, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं होता, अगर आपने किसी भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट की डिटेल्स देखनी है कि इस पे कौन कौन सा एक्शन कब कब हुआ, तो उस डॉक्यूमेंट में, और ये जो चैटर है या तो उसके बॉटम पे आ रहा होता है या उसकी राइट साइड पे आ रहा होता है, ठीक है? ये डिपेंड कर रहा होता है स्क्रीन साइज और स्क्रीन की रेजोल्यूशन के ऊपर, ठीक है? ये उसके मुताबिक खुद ब खुद अपनी एडजस्टमेंट कर लेता है। तो चैटर में आप देखिए, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आ रही है: सेंड मैसेज, लॉग नोट्स और एक्टिविटीज, ठीक है? तो ये आपके पास 3 ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट देखें, ठीक है? सर्च नॉलेज आर्टिकल्स, यानी इस वर्क से रिलेटेड कोई अगर आर्टिकल है, कोई नॉलेज है, आप वो यहाँ सर्च कर सकते हो। कोई अटैचमेंट करनी है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। कितने लोग हैं जो इस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच है, इस ट्रांजेक्शन के साथ कितने लोग अटैच हैं, वो यहाँ से आप देख सकते हो। और अगर आप इसको अनफॉलो करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो ये बता रहा है कि आप इसकी फॉलोइंग का पार्ट है, अनफॉलो करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको अनफॉलो भी कर सकते हैं। अच्छा, ये है क्यों? और इसमें ओडो में एक डिस्कस के नाम से भी एक ऐप मौजूद है, ठीक है? तो जैसे मैं आपको शुरू के सेशन में मैंने बताया था कि आज के दौर में जो ईआरपीस है उनका स्कोप बहुत बढ़ गया है, ठीक है? यानी आज के दौर में जो ईआरपीस का रोल और स्कोप जो है वक्त के साथ साथ वो ज्यादा इनरिच होता जा रहा है, ज्यादा डिटेल्ड होता जा रहा है। तो बिजनेस में जो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है वो कम्युनिकेशन का चैलेंज होता है। इन्फॉर्मेशन की टू एंड फ्रो जो हो रही होती है, यानी उसके ऊपर कम्युनिकेशन, एक्शन, एक्टिविटीज, उसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है? और हमने तो ये प्रैक्टिकली ये चीजें देखी है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा एक काम करके वो छोड़ देता है, अब दूसरे बंदे को पता चलता है कि नहीं चलता उसने किया है। देखो नॉर्मली बहुत सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में क्रॉस फंक्शनली हो रही होती है ना। क्रॉस फंक्शनल का मतलब है बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे होते हैं आपस में। तो अब चैलेंज ये आता है कि क्रॉस फंक्शनल में एक डिपार्टमेंट या एक पर्सन ने अपना रोल परफॉर्म किया, दूसरे पर्सन को उसको कम्युनिकेट करना, या मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ कि अब 2 पर्सन है, उनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो फॉर एग्जांपल मैनेजर और टीम मेंबर का है, ठीक है? तो अब मैनेजर के पास एक डॉक्यूमेंट आता है अप्रूवल के लिए, वो अप्रूव करना चाहता है या उसको वापस करना चाहता है, मगर वो साथ साथ वो एक मैसेज भी देना चाह रहा है अपने उस टीम मेंबर को कि आप या तो इस डॉक्यूमेंट में ये करेक्शन कर लो या आइंदा के लिए ये करेक्शन भी करनी है। यानी जब भी आपने वेंडर का बिल क्रिएट करना है तो आपने उसमें कुछ बेहतर करना है, या इस वेंडर के साथ एक खास अटैचमेंट लगानी है, ठीक है? या ये डिटेल मुझे समझ नहीं आ रही, इन डिटेल्स को मेरे साथ मिलकर बेहतर करो, ठीक है? तो ये जो कम्युनिकेशन है बिजनेस में, अब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि कम्युनिकेशन के जो गैप्स हैं, इनका जो बेसिकली इफेक्ट, जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है बिजनेस पे। तो अब ये देखो, अब जो जो ईआरपीस है ना, ये वक्त के साथ साथ खुद को डिफरेंशिएट करने के लिए और अपनी वैल्यू कस्टमर के नजदीक ज्यादा बढ़ाने के लिए, ये कस्टमर के पेन पॉइंट्स, उसकी प्रॉब्लम्स पे फोकस करके उनके सोल्यूशन दे रहे,
ठीक है। और इस मामले में ओडो बहुत एडवांस लेवल पे काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो बेसिकली यही चीज है ना। अब देखो, अब कोई भी प्रोडक्ट जितनी कस्टमर की प्रॉब्लम को ज्यादा इफेक्टिवली सॉल्व कर रही होगी, कस्टमर उसको उतना ही इफेक्टिवली, सॉरी, उसका एक्सपीरियंस उतना ही डिलाइटफुल होगा उससे। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये बड़ी ही इफेक्टिव ऑप्शन है, ठीक है, कि आप सारी की सारी आपस में कम्युनिकेशन जो है वो विद इन सिस्टम कर रहे हैं। विद इन सिस्टम से मुराद है ईआरपी के अंदर, और उनके लॉग्स भी मेंटेन कर रहे हैं, ताकि कल ये ना कहे कि भी मुझे नहीं पता था, या ऐसा हो गया, या वैसा हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ओडो की ये फीचर मुझे पर्सनली बड़ी पसंद है, ठीक है, कि आपने किसी भी जगह कोई भी कम्युनिकेशन करनी है तो आप उसके बाउंड नहीं है कि आप उसको फोन करें, कॉल करें या मैसेज करें, आप यहाँ से भी उसको डायरेक्टली उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे नीचे, ये एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है, एक वेंडर बिल हम क्रिएट कर रहे हैं। इस वेंडर बिल के ऊपर मैं अगर फॉर एग्जांपल कोई लॉग क्रिएट करना चाहूँ, ठीक है, लॉग नोड अगर मैं को देना चाहूँ यहाँ पे, तो अच्छा, लॉग नोड जो होते हैं वो इंटरनल नोड्स होते हैं, ठीक है, इंटरनल नोड्स। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस डॉक्यूमेंट के साथ 3 लोग अटैच है, ठीक है। यहाँ से मैं फर्दर लोगों को अटैच भी कर सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं उन लोगों को रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंटरनल लॉग में ऐड लिख के, जैसे मैं ऐड लिखता हूँ, ईआरपी के जितने भी यूजर्स हैं, ठीक है, वो सारी लिस्ट यहाँ पे अपीयर हो जाती है। तो मैं यहाँ पे उनको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, ठीक है। आई हैव चेक्ड द डिटेल्स एंड फाउंड इट ओके टू प्रोसीड। तो अब मेरा ये लॉग भी इसका पार्ट बन गया, ठीक है। जो इस ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स थी उसका पार्ट बन गया, और इसके साथ साथ बेसिकली एक मैसेज भी मैंने कम्युनिकेट कर दिया है एबिगेल पीटरसन को, ठीक है। और ये उस तक मैंने अपना बेसिकली जो मैसेज था, जो इन्फॉर्मेशन थी, मैंने डायरेक्टली पहुंचा दिया। अब ये उसकी स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है, कि आपको बेसिकली एक जो नया मैसेज है वो मिचेल एडमन की तरफ से आया है, और वो साथ ही डॉक्यूमेंट का रेफरेंस भी होता है कि इस डॉक्यूमेंट से जो क्रिएट और जनरेट हुआ है। अच्छा, ये तो है इंटरनल लॉग्स। अगर आपने इसके अलावा अगर कोई मैसेज इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सेंड करने हैं, और इस मैसेज में आप इंटरनल भी सेंड कर सकते हैं और इवन एक्सटर्नल भी सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेंडर का डॉक्यूमेंट है, आप वेंडर से कहना चाह रहे हैं कि जी आपकी कोटेशन में मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आपने सिंपली यहीं से, अब यहाँ से अपना नोट वगैरह या जो भी डिटेल है, अगर कोई अटैचमेंट करना चाहते हैं आप अटैच कर सकते हैं, अटैचमेंट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप रेलिवेंट जो पर्सन हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये एजोर इंटीरियर बेसिकली ये वेंडर है, ठीक है। तो इससे तो जब मैं सेंड करूंगा तो ये बेसिकली मैसेज जो है मेरा रेलिवेंट पर्सन को कम्युनिकेट हो गया। मुझे अब इसके लिए कुछ सेपरेट जाके ईमेल्स या कुछ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ से मैसेज बेसिकली क्रिएट कर दिया, ठीक है। और जैसे ही मैंने उसके लिए मैसेज क्रिएट कर दिया, तो देखिए इसने खुद ब खुद उसको रेलिवेंट पर्सन में ऐड कर दिया, ठीक है। कि अब ये पर्सन भी बेसिकली इस डॉक्यूमेंट के जो फॉलोअर्स हैं, यानी फॉलोअर का मतलब है ये 4 लोग, इस डॉक्यूमेंट में जो भी ट्रांजैक्शन होगी, ये 4 लोग उसको उनकी इंफॉर्मेशन आ रही होगी, उसने इसमें इनकी एडिशन कर दी है, ठीक है। तो आप इंटरनल लॉग्स मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ से मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं, इसके अलावा एक्टिविटीज क्रिएट कर सकते हैं। एक्टिविटी से मुराद ये है कि एक्टिविटी में आपने इसके ऊपर किसी को इंस्ट्रक्शन देनी है, जैसे बॉस ने अप्रूवल करते हुए अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देनी है कि टू डू, ठीक है। उसमें ड्यू डेट सेलेक्ट कर सकता है, असाइन कर सकता है कि किसने करनी है ये, ठीक है, और उसकी समरी दे सकता है, ठीक है। और अगर कोई नोट्स वगैरह फर्दर ऐड करना चाहे तो यहाँ पे नोट्स भी दे सकता है। तो टू डू की हो सकता है, वो कह सकता है कि जी ईमेल करो, ठीक है, कि ईमेल की इंस्ट्रक्शन दे सकता है, कॉल की, मीटिंग की, टेक्स्ट रिपोर्ट, टू डू, यानी किसी भी तरह की जो एक्टिविटी है आप यहाँ से वो, मतलब अब ये एक मीटिंग की एक्टिविटी, अब मीटिंग की एक्टिविटी में कहा कि यहाँ पे एक मीटिंग होनी चाहिए, मीटिंग का एजेंडा, ठीक है, डिस्कस द रेट ऑफ वेस्टेज।
वेंडर की तरफ से जो शिपमेंट आई है, ठीक है, वो जो शिपमेंट है वो बेसिकली उसमें वेस्टेज की रेशो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट कैलेंडर की ऐप जो है उसमें भी आप जाके तो ये ट्रांजैक्शन या एक्टिविटीज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये मुझे ले आया कैलेंडर के अंदर, ठीक है। तो कैलेंडर में वो कहता है कि जी आप अपनी एक्टिविटी क्रिएट करें, कौन कौन पर्सन होगा इसमें, ठीक है, अटेंडीज मीटिंग के कौन कौन होंगे, टाइम आपने इसके लिए क्या रखना है, ठीक है, सॉरी डेट क्या रखनी है, उसके लिए टाइम क्या रखना है आपने। और इस टाइम में अगर मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ तो देखिए उसने एक एक्टिविटी क्रिएट कर दी, ठीक है। और इसमें अगर कोई एडजस्टमेंट भी करनी है तो आप यहाँ से इसको एडिट वगैरह करके इसके एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? तो बेसिकली हमने डायरेक्टली वहां से एक्टिविटी क्रिएट की और चैटर से हमने जो बाकी इंफॉर्मेशन थी वो आप देखिए कि हमने नोट्स भेजे हम, और जब आपने एक्टिविटी क्रिएट की तो एक्टिविटी बेसिकली वो यहाँ पे शो होती है, ठीक है। उस पर्सन की जो ट्रांजैक्शन की लिस्ट है वहां पे ये बेसिकली ये एक्टिविटी शो होती है। और इसके साथ साथ आप देखें डिस्कस की ऐप में भी उस रेलिवेंट पर्सन को उसके इनबॉक्स पे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये मिचेल एडमन है, मिचेल एडमन ने रिसीव नहीं किए, इसने सेंड किए हैं, ठीक है। तो इसलिए इनबॉक्स इसका खाली नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आप हर मैसेज को स्टार्ट भी कर सकते हो। आप अगर मैं वापस जाके आपको दिखाऊं, अब ये यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, ठीक है। आप कोई स्माइली या इमोजी वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप किसी मैसेज को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपना ही मैसेज है, असल में सारे मैसेज इसके अपने हैं ना, किसी दूसरी पार्टी का नहीं है, ठीक है। आप देखिए जो एक्टिविटी क्रिएट की थी वो यहाँ पे आ भी गई है, उसकी डिटेल भी ऐड हो गई है, किससे रिलेटेड एक्टिविटी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। आपने कुछ एडिट करना है, यहाँ से डिलीट करना है, आप ये सब चीजें कर सकते हो यहाँ से। और आपके पास डिलीशन वगैरह का राइट्स इसलिए है कि आप सुपर यूजर को यूज कर रहे हो। जी हुसैन। अच्छा सर, इसमें इसका जो पर्पस है चैटर का, इसमें एक ये समझ आ रहा है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए ये एक लॉग मेंटेन हो रहा है कि क्या क्या इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस हुई हैं, या फिर ये कब डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है। अब इसमें ये जी जी, 8 लाख हो अच्छा, इसमें लेकिन एक नज़र आ रहा है कि एडिट का ऑप्शन भी है, तो अगर कोई एडिट कर देता है कोई एक्टिविटी, और तो इसको हम कैसे जो है डायग्नोस कर पाएंगे या फिर देख सकेंगे कि किसी ने एडिट में जाके इस लॉग मैसेज को एडिट किया है बाद में। जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि यहाँ पे आपको एडिट की ऑप्शन इसलिए नजर आ रही है कि हम सुपर यूजर से कनेक्टेड है ना, यानी एडमिन यूजर से कनेक्टेड है, ठीक है। नॉर्मली जो यूजर्स होते हैं उनके पास एडिट के राइट्स होते नहीं है। तो हम इस वक्त क्योंकि जो मेन एडमिन है उससे कनेक्टेड है, तो इसलिए मेरे पास बहुत सारे आपको एडिशनल फीचर्स और राइट्स नजर आ रहे हैं, नंबर 1। तो नंबर 2, अगर कोई मैसेज एडिट होता है तो सबसे पहले तो हम राइट्स नहीं देते। अगर हमने प्योरली ऑडिट को ही मैनेज करना है तो हम क्यों किसी को राइट्स देंगे कि एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर किया और वो उसको एडिट कर दे बाद में। अच्छा, दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि हम ऑडिट राइट्स देते हैं तो हम सिर्फ उसको ये अलाउ करते हैं कि वो अपने जो इन्फॉर्मेशन है वो एडिट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें जो एडिट की ऑप्शन है आई होप कि वो साथ ऐड हो जाती है। मैंने ये अभी इसको चेक नहीं किया कि क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में कुछ चेंजेस की हुई है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में अगर कोई एडिट करता है तो उसके साथ एडिट की जो ऑप्शन है वो ऐड हो जाती है। मगर नॉर्मली जहां पे हमने प्योरली जो ऑडिट लॉग्स मेंटेन करने होते हैं वहां पे हम एडिट की ऑप्शन देते ही नहीं है, ठीक है, ताकि हमारी जो ट्रांसपेरेंसी और रिकॉर्ड है वो मेंटेन रहे, ठीक है हुसैन। तो देखिए अब जैसे हमने एक्टिविटी क्रिएट की उसने बता दिया कि यहाँ पे एक सुबह के लिए एक्टिविटी जो है वो जनरेट हो गई है, ठीक है। आप उसका जो ये रेलिवेंट पर्संस हैं उनको इसकी नोटिफिकेशन भी चली गई है। और इसके साथ साथ हम थे शायद डिस्कस की ऐप में, ठीक है। तो जिस मैसेज को आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, यानी जो फेवरेट है वो यहाँ पे आ जाते हैं। हिस्ट्री अगर आपको देखना चाहते हो तो वो आप यहाँ से देख सकते हो मैसेज की। अच्छा, इसमें एक जो और ऑप्शन है वो चैनल्स की ऑप्शन है।
चैनल बेसिकली विद इन द सिस्टम मल्टीपल ग्रुप्स को हम कह सकते हैं कि ये चैनल्स हैं, ठीक है। मल्टीपल ग्रुप्स हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये चैनल्स हैं। चैनल से मुराद ये है कि जैसे आपका आपको लगता है कि आपने परचेज के लोगों को मिला के ग्रुप क्रिएट कर दिया और आप उनसे कुछ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, ठीक है, या सेल्स के लोगों का या मार्केटिंग का या ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रोजेक्ट एक नया क्रिएट हुआ, ठीक है, तो जैसे उन्होंने एक क्रॉस फंक्शनल टीम बना दी किसी खास प्रोजेक्ट के लिए, तो उस वो टीम एक चैनल क्रिएट कर लेती है। तो फिर उस चैनल में सारी की सारी कम्युनिकेशन आपस में हो रही होती है, ऐसे ही जैसे हम बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप्स में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चैनल की ऑप्शन है, आप यहाँ से नए चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप बेसिकली ओपन चैनल्स भी क्रिएट कर सकते हो, प्राइवेट चैनल्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये एक सिंपल सा इसका मॉडल है, आप इसको टेस्ट कर सकते हो खुद भी, ठीक है। तो ये भी फीचर बेसिकली एक इफेक्टिव फीचर है कि अगर किसी भी एक खास प्रोजेक्ट, टास्क, ठीक है, डिपार्टमेंट या फंक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्कशंस है, तो आपने सिंपली रेलिवेंट लोगों को ग्रुप क्रिएट करना है, उनको उसमें ऐड करना है और एक जगह से सारी कम्युनिकेशन हो रही होगी, ठीक है। तो अभी आप लोग कुछ लॉग्स वगैरह क्रिएट करें, ठीक है, चैटर में कोई एक्टिविटीज क्रिएट करें और कुछ ये जो चैनल वगैरह की अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह करना चाह रहे हैं तो प्रैक्टिस करें प्लीज। अच्छा सर, बेसिकली मैं इसमें पूछना ही चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल अभी तो एक ये सुपर यूजर हमारे पास है, लेकिन अकाउंट्स का यूजर अगर है या किसी और एप्लीकेशन का यूजर है और वो इसमें इस चैटर को वो एडिट करता है और उससे ऊपर लेवल पे किसी जगह जरूरत पड़ती है कि ये भी चेक किया गया है कि ये सुपर यूजर इसने कितनी जो है मॉडिफिकेशन की है रिकॉर्ड में, तो उसके लिए कोई इसमें है ऐसा ऑप्शन के इसका बैकलॉग पे जाके इसको कोई जो है चेंज लॉग हम देख सकें? सुपर यूजर का चेंज लॉग तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल से आपको मिलेगा, क्योंकि फिर ऐसी सूरत में डेटाबेस के लॉग्स ही आपके काम आते हैं, ठीक है। आप तो इस चीज को समझते होगे ना कि अल्टीमेटली हमें फाइनल जो लॉग्स होते हैं वो डेटाबेस से मिलते हैं। तो जी। ऐसी सूरत में तो फिर हमें डेटाबेस को एक्सेस करके, यानी कुछ टेक्निकल जो लोग होते हैं ना, टेक्निकल जो कंसल्टेंट, उसमें भी डीबीए जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो लोग हमें हेल्प करते हैं कि हमें बेसिकली डेटाबेस से लॉग्स जनरेट करके दें, ठीक है। तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सुपर यूजर के पास मैक्सिमम एक्सेस होती है, वो हर तरह की ट्रांजेक्शन्स को मैनेज कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मगर नॉर्मली वो लोग करते नहीं है क्योंकि वो सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। मगर इन केस अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होता है तो फिर आपको वो लॉग सिर्फ डेटाबेस से मिलेंगे और डीपीएन निकाल के देगा। ठीक। जी, और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? तो ये थी जो सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मीटिंग्स का। अगर आपने कोई मीटिंग करनी है तो अब ओडो ये भी कहता है कि अगर आपने कोई ऑफिशियल मीटिंग करनी है तो आप उसके लिए ऐसे चैनल्स क्यों यूज करते हैं जो ऑफिशियल नहीं है, आप बेसिकली ईआरपी का ही चैनल क्यों नहीं यूज कर लेते। तो इसने यहाँ पे एक मॉड्यूल दिया है मीटिंग का, ठीक है। तो उसमें आप उसको बेसिकली क्लिक करें। मेरा कैमरा ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो आप देखें इसके अंदर रहते हुए भी अपनी मीटिंग्स जो है वो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑडियो वीडियो कॉल्स, मैसेजिंग, चैट, सारी की सारी ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। आप इनको अप्लाई करते हुए, ठीक है, आप इनको अप्लाई करते हुए विद इन द ईआरपी, ठीक है, कॉल्स कर सकते हैं। ये अभी इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो कैमरा है वो गूगल मीट यूज कर रहा है, ठीक है। मगर ये देखें कि आपको ऊपर आ रहा है कि वो बता रहा है कि ये जो कॉलिंग है बेसिकली ये एक मीटिंग, और मीटिंग में जो सबसे पहले इसने ऑप्शन दी वो इनविटेशन की ऑप्शन दी है, ठीक है। किस किस पर्सन को आपने मीटिंग में इनवाइट करना है, ठीक है। तो बजाय आपने उसके ईमेल लिखने की आप किसी भी जगह पे ऐड लिखें, ठीक है, तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं, या आप इनविटेशन का जो लिंक है वो शेयर कर सकते हैं, मीटिंग का यानी जो लिंक है वो शेयर कर सकते हैं। और अगर कुछ इसकी सेटिंग वगैरह करनी है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। नीचे चैट की ऑप्शन है, आप चैट की ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो
ऐसी सूरत में होता है कि बेसिकली अब देखिए एक पर्सन है परचेज में और एक पर्सन अकाउंट्स में। अब अकाउंट्स वाला जो है वो परचेज की एक इनवाइस की वेरिफिकेशन कर रहा है, तो उसको लगा कि मुझे ये बेसिकली डिस्कस करना चाहिए उस पर्सन से, परचेज वाले से। अब वो बजाय उसको कि उसकी को कॉल करे या वो फिजिकल मीटिंग के, वो यहाँ से चाह रहे हैं कि आप उसको इसी प्लेटफॉर्म पे रहते हुए मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब मीटिंग में आप उसके साथ ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चैट के जरिए भी आप इससे इन्फॉर्मेशन ले या दे सकते हैं, यानी डिस्कशन जो भी आपने करनी है वो यहाँ पे रहते हुए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सादा सा फीचर है, आप इसको यूज कर सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? मान ही रहा करता कॉल करो। तो ये बेसिकली छोटी-छोटी प्रोडक्टिविटी ऐप्स हैं, ये बड़ी वैल्यूएबल होती हैं। आज सिर्फ थोड़ा-सा मैं डिस्कस का आपको ओवरव्यू देना चाह रहा था, क्योंकि जो डिस्कस आपको हर जगह पे नज़र आएगा। चैटर तो हर ट्रांज़ैक्शन फॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? और बहुत ही सिंपल है। ये आपको बेसिकली ऑप्शन देता है कि आप उससे कम्युनिकेशन, लॉग्स, मेंटेनेंस सारी की सारी चीज़ें आप इससे मैनेज कर सकते हैं। अभी आप लोगों का बेसिकली आपको एक्सेस मिल गई है प्रैक्टिस सर्वर्स के ऊपर, ठीक है। हमने इसकी बेसिक्स को भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने इसकी इनिशियल नेविगेशन को भी देख लिया कि वो वेब कैसे काम करती है। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, उस नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि हमने बेसिकली जब इसकी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है। कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स और बाकी जो जो अकाउंटिंग के जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाना है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी डिस्कशन होगी हमारे नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि तब तक, अभी तक जो हम लर्न कर चुके हैं आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। ताकि ये जो एक जेनेरिक ओवरव्यू हमने लिया है, आप लोग जरा इनसे गो थ्रू हो जाएं। आपको सिस्टम की जो बेसिक नेविगेशन है उनके साथ यूज टू हो जाएंगे। तो आई होप सो कि जब हम मॉड्यूल्स में जाएंगे तो फिर ये चीजें आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी, ठीक है। आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस इन पे हो चुकी होगी।